अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। लेकिन उनको पास भी ना आने दो। क्यों सीधा फायर ना करो, क्यों ना करो। शाहनवाज गरजा। उसने गाली दी और बोला, वो हमारी छातियों पर मार रहे हैं, हम उनके पैरों पर क्यों मारें। वो राइफल सोंधता हुआ दूसरे कमरे में फेरोज के पास चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं पुलिस मुकाबला करना नहीं चाहता था, ना ही डकैत और कातिल बनना चाहता था। कुदरत ने मेरी और तैमूर की रिहाई का एक बेहतरीन सबब पैदा कर दिया था। चौधरी अजीज़ और अनवरा हमारे कब्ज़े में आ गए थे और उन्होंने अपने जुर्मों का इतराफ़ भी कर लिया था। लेकिन ऐन उस वक्त जब सब कुछ हमारे हक में होने वाला था, ये पुलिस वाले बलाए नागहानी बनकर टपक पड़े थे। ये सब कुछ मेरे लिए बेहद तकलीफ दे था। अब अगर मेरे और तैमूर के हाथों कोई पुलिस वाला मर जाता तो हम में और शाहनवाज या सराज में कोई फ़र्क नहीं रह जाता था, वही फांसी का तख्ता या इनकाउंटर वाली फौरी मौत। मेवाती की चिल्लाती हुई आवाज़ ने मेरे ख्यालों को दरहम बरहम कर दिया। पहले तो मैंने समझा कि शायद उसे गोली वगैरह लग गई है, मगर वो कुछ और कह रहा था। चौधरी साहब, चौधरी साहब, वो दिलदोज़ आवाज़ में पुकारा। ओ ये क्या हो गया, अरे कोई कुछ करो। मेरा ख्याल है कि चौधरी अजीज़ को कुछ हुआ है, तैमूर ने सरगोशी की। मैं झुककर चलता हुआ उस कमरे की तरफ गया जहां चौधरी अजीज़ को रखा गया था। चौधरी अजीज़ की तरफ जाते हुए मुझे एक खिड़की के सामने से गुजरना था। उस वक्त ये खिड़की पूरी तरह फायरिंग की जद में थी। खिड़की की आहनी सुलाखों से मुसलसल पिघला हुआ लोहा टकरा रहा था और चिंगारियां छूट रही थीं। तैमूर ने मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैं कोहनियों और पेट के बल रेंगता हुआ ये 7-8 फीट का निहायत ख़तरनाक फासला तय कर गया। मैं दूसरे कमरे में पहुंचा तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। चौधरी अजीज़ औंधा पड़ा था, गोली उसकी खोपड़ी तोड़ती हुई निकल गई थी। बाईं तरफ से गोली जहां से दाखिल हुई थी मामूली सा सुराख था, मगर दाईं जानब सर पर एक बड़ा रोशनदान बन गया था। चौधरी के खून से वो सारे नोट भीग गए थे जो कुछ देर पहले उसने बड़ी मक्कारी से मुझे रुखसत सफ़र के तौर पर देने चाहे थे। मैं सकते में रह गया। मेवाती दीवार के साथ चिपका हुआ था, उसकी आंखें खौफ से पीली पड़ रही थीं। ये क्या हो गया है जी? एक मिनट में हमारे के सामने सब कुछ ख़त्म हो गया, अगले मिनट में तुम भी ख़त्म हो जाओगे। अपना सर नीचे रखो, मैंने दांत पीस कर कहा। 2 गोलियां सनसनाती हुई मेवाती के पास से गुजरी और वो करीबन सजदे की हालत में चला गया। तैमूर भी फौजी अंदाज में कोहनियों के बल रेंगता हुआ हमारे पास आ गया। चौधरी अजीज़ की खून उगलती लाश देखकर उसके होंठ सिकुड़ गए। ओह खुदाया, मर गया ये, अब क्या होगा? उसने जैसे खुद ही से पूछा। फायरिंग कुछ देर के लिए थम सी गई। अंदाज़ा हुआ कि कब्रिस्तान के अंदर पुलिस वालों की पेशकदमी नहीं हो सकी। दर हकीकत सराज को गोली लगने के बाद शाहनवाज और उसके साथियों ने बेदरेग सीधी फायरिंग की थी। इस अंधाधुंध फायरिंग ने पुलिस फोर्स को मुहतात होने पर मजबूर कर दिया था। मेरी राइफल का 24 गोली वाला मैगजीन खाली हो चुका था। मैंने नया मैगजीन राइफल से अटैच किया। इस दौरान में मेरी निगाह मुसलसल चौधरी अजीज़ की लाश का जायजा लेती रही। उसके हाथ पांव अभी तक बंधे हुए थे, चेहरे पर नील थे और चोटों के निशान थे। यह सब उस मारपीट का नतीजा था जो तैमूर ने उससे की थी और जिसके नतीजे में चौधरी अजीज़ अपनी ज़ुबान का ताला खोलने पर आमादा हुआ था। अब वो यूं पड़ा था जैसे कभी ज़िंदा ही नहीं था। ज़्यादा की हवस ने उसे ज़िंदगी से ही महरूम कर दिया। वो अपने 13.5 मुरब्बे के चक्कर में अपनी सांसों से ही महरूम हो गया था। अब वो 13.5 मुरब्बे और जेवरात और इनामी बाउंडों से भरी हुई 2 तिजोरियाँ, 5 ट्यूबवेल, 2 तवेले और न जाने क्या कुछ उसके हाथ से निकल गया था। वो सब कुछ अब उसके लिए बेकार था। अब वो चंद गज लट्ठे और 2 गज ज़मीन के सिवा किसी शय का हकदार नहीं था। मैंने उस शख्स पर एतमाद किया था, उसने मेरे बेमिसाल एतमाद को तोड़ा था और उसके अलावा भी उसने अपनी मक्कारी से न जाने क्या क्या तोड़ा और बर्बाद किया था। उसने अपना कीना किसी कीमती शय की तरह अपने दिल में रखा था। आज उस शख्स की सारी स्याहकारियों का हिसाब उस कमरे के कच्चे फर्श पर चुकता हो गया था। खून पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। गर्दन का अकड़ाव एक हसरतनाक ढीलेपन में बदल गया था। अचानक मेरा ध्यान उस टेप की तरफ चला गया जिस पर हम थोड़ी देर पहले चौधरी अजीज़ की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। ये टेप रिकॉर्डर हमने चौधरी के उसी एक कंबल के नीचे छुपा रखा था। मैं लपक कर कंबल तक पहुंचा, लेकिन कंबल के नीचे कुछ नहीं था। टेप रिकॉर्डर वहां से उठाया जा चुका था। मैंने रौनक अली को आवाज़ दी, रौनक भाई कहाँ हो? जवाब नहीं आया।
रौनक के बजाय शाहनवाज ने दूसरे कमरे से पूछा, क्या बात है खावरे, टेप कहाँ है? मुझे नहीं पता, शाहनवाज ने भी पुकार कर जवाब दिया। और रौनक भाई, उसका भी नहीं पता, मेवाती ने कांपते लहजे में कहा। हमार का ख्याल है कि टेप रिकॉर्डर रौनक भाई के पास था, वो उसको लेकर झाड़ियों की तरफ जावत थे। फिर हमार को ठीक से मालूम नहीं जी, हमार को लगता है कि उनको, मेरा मतलब है कि उनको गोली लग गई है या फिर वो पकड़त गए हैं। क्या बकते हो? मैं धाड़ा। वो शुरू में जो एकदम झाड़ियों के अंदर जो फायरिंग हुई थी वो चौधरी रौनक पर ही की गई थी, साथ में एक और बंदा था, हमार को नहीं मालूम कि उसका क्या बना। जो खबर भी मिल रही थी बद से बदतर मिल रही थी। मैं सर पकड़कर बैठ गया। चौधरी अजीज़ की लाश सामने पड़ी थी और टेप रिकॉर्डर में हमने जो उसका इकबाली बयान महफूज किया था वो शायद मियाँ वारिस के हत्थे चढ़ गया था। तैमूर ने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। अगर रौनक भाई पकड़ा गया है तो फिर शायद पुलिस की इकरा वाली भी जा पहुंचेगी, और अगर वहां पहुंची तो फिर हमारा आखिरी आसरा भी ख़त्म हो जाएगा। मैं तैमूर का इशारा समझ रहा था। वो चौधरी के हरकारे अनवर की बात कर रहा था। अब आ जाके अनवरा ही रह गया था जिसका इकबाली बयान हमें शहवार और समीना के कत्ल से बरी ज़िम्मा करवा सकता था या ऐसा करने में हमारी मदद कर सकता था। लेकिन अभी मैं टेप रिकॉर्डर की तरफ से भी पूरी तरह मायूस नहीं हुआ था, और ये टेप रिकॉर्डर एक ऐसा सबूत था जिसको बड़ी से बड़ी अदालत भी झुटला नहीं सकती थी। उन दिनों में अदालतों में ऐसे मवाद को अहमियत आज से ज़्यादा दी जाती थी। शुरू में जंतर की घनी झाड़ियों की तरफ पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। ये झाड़ियाँ हमारे दाईं तरफ थीं। सूरज निकलते ही चारों तरफ हल्की धुंध फैल गई थी और 10-15 कदम से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये सूरत हाल हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी। अगर रौनक अली वाकई उन झाड़ियों की तरफ गया था और पकड़ा नहीं गया था बल्कि ज़ख्मी हुआ था तो फिर ऐन मुमकिन था कि वो अभी तक टेप रिकॉर्डर समेत वहीं मौजूद हो। मैंने तैमूर से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या इरादा है? उसने मजबूती से मेरा बाजू थाम लिया। यार, इस वक्त हेडमास्टर बनने की कोशिश ना करना, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो। मैंने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और पेट के बल रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं भी साथ आऊँ? तैमूर ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। नहीं, तुम यहाँ रुककर इक्का दुक्का फायर करो वरना पुलिस वाले आगे आ जाएंगे। कोशिश करना किसी को गोली ना लगे, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। यार, मुझे नहीं लगता कि रौनक भाई वहाँ होगा, तैमूर ने कहा। तैमूर की सुनी अनसुनी करके मैं आगे बढ़ा। खबरों के दरमियान मैं पेट के बल रेंगता रहा था। धुंध और ओस के सबब ज़मीन गीली थी और गिलाहट सीने के रास्ते पूरे जिस्म में सरायत कर रही थी। पुलिस एहलकार चारों तरफ मौजूद थे मगर दिखाई नहीं देते थे। बस उनकी मध्यम आवाज़ें ही वक्फे वक्फे से कानों तक पहुंचती थी। वो गालिबन अपनी पोजीशनें बेहतर कर रहे थे। उनके अंदाज से आया था कि वो किसी तरह की रियायत नहीं देंगे। शदीद ख़तरा मोल लेकर मैं उन घनी झाड़ियों तक पहुंचा जहां रौनक अली को आखिरी बार देखा गया था। ठंडी ज़मीन पर औंधे लेटे लेटे मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। रौनक नज़र नहीं आया, ना ही कहीं टेप रिकॉर्डर के आसार थे। फिर एक चीज़ ने मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ा दी। ये खून के धब्बे थे और ज़मीन पर और इर्द गिर्द की शाखों पर नज़र आ रहे थे। इसके अलावा गीली ज़मीन पर किसी को घसीटे जाने का वाज़ेह निशान था। तो क्या रौनक अली टेप रिकॉर्डर समेत ज़ख्मी हालत में पकड़ लिया गया था? आसार तो यही नज़र आ रहे थे मगर सूरत हाल मुख्तलिफ भी हो सकती थी। ये भी हो सकता था कि ये खून के धब्बे रौनक के बजाय उस दूसरे बंदे के हों जो उसके साथ भागा था। झाड़ियों में एक जगह कोई स्याही माइल शय नजर आई। मेरा दिल शिद्दत से धड़क उठा। ये टेप रिकॉर्डर भी हो सकता था। मैंने हौसला जमा किया और पेट के बल रेंगता हुआ मजीद आगे की तरफ गया। पुलिस वालों से मेरा फासला कम होता जा रहा था। तब मैं उनके हथियारों की खड़खड़ाहट भी सुन सकता था। मेरी हिस्सें पूरी तरह बेदार थीं और मैं हर खतरे से निमटने के लिए 100% तैयार था। करीबन 7-8 मीटर आगे जाने के बाद मैं उस शय को ठीक से देखने के काबिल हुआ। उस शय को पहचान कर मायूसी का अंधेरा कुछ और गहरा हो गया। ये टेप रिकॉर्डर नहीं था। काले रंग की शॉल थी और मैं इस शॉल को बाआसानी पहचान गया। ये रौनक अली ही की थी। इसका मतलब था कि वो टेप रिकॉर्डर समेत पकड़ा जा चुका है या फिर वैसे ही पार हो गया है। शायद उसने भागकर गलती की थी। वो बीमार था और अपने मोटापे के सबब ज़्यादा तेज़ी से हरकत नहीं कर सकता था। उसके लिए मुमकिन नहीं था कि पुलिस वालों को चकमा देकर निकल जाता। दुख की एक गहरी लहर ने मेरे पूरे सरापा को जकड़ लिया और यही वक्त था जब मुझे अपनी बाईं जानब हरकत का एहसास हुआ। मैंने तेज़ी से पलटा खाकर अपनी जगह छोड़ी।
ایک شخص اڑتا ہوا سا میرے پہلو میں گرا۔ یہ ایک نہایت تنومند باوردی اہلکار تھا۔ میں نے رائفل کے دستے سے اس کے سر کے پچھلے حصے پر ضرب لگائی۔ اس کی ٹوپی اچھل کر دور جا گری۔ ایک دوسرے اہلکار نے بائیں طرف کی جھاڑیوں سے اپنی جھلک دکھائی۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ خبردار، وہ چنگھاڑا۔ ابھی بس یہی لفظ اس کے منہ سے نکلا تھا کہ میں نے اس کی رائفل کا بیرل پکڑ کر اوپر اٹھا دیا اور سر کی بھرپور ضرب اس کے سینے پر رسید کی۔ وہ اوہ کی آواز نکالتا ہوا ایک شکستہ قبر پر جا گرا۔ ایک سفید پوش اہلکار سامنے جھپٹا۔ جھپٹنے کے ساتھ ساتھ وہ ہولسٹر میں سے اپنا ریوالور برآمد کر رہا تھا۔ ابھی وہ مجھ سے 8-10 قدم دور ہی تھا کہ یکایک لڑکھڑا گیا۔ اس کی ایک ٹانگ ران کے بالائی سرے تک ایک کھوکھلی قبر میں دھنس گئی۔ اس سنہری موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بے وقوفی تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر رائفل کی شدید ضرب سفید پوش کی کلائی پر لگائی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوا میں اڑتا دکھائی دیا۔ اس نے قبر سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش میں اس کی دوسری ٹانگ بھی اندر چلی گئی۔ میاں جی، میاں جی، وہ گلے کی پوری طاقت سے چلایا۔ میں واپس پلٹا۔ ذہن میں زلزلہ سا برپا تھا۔ میرے اندر سوال ابھرا، کیا یہ قدرت کی طرف سے اشارہ ہے کہ میں یہاں سے بھاگنے کی ایک بھرپور کوشش کروں؟ میں حد الامکان حد تک جھک کر مخالف سمت میں دوڑا۔ روشنی پھیل چکی تھی، لیکن گاڑھی دھند نے نظر کا راستہ مسدود کیا ہوا تھا۔ رونق علی ایسی دھند کو سفید اندھیرا کہا کرتا تھا۔ دیکھو کوئی حرامی جانے نہ پائے۔ انسپیکٹر میاں وارث کی کڑکتی ہوئی آواز مجھے قبرستان کے مشرقی کنارے سے سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ قاتل گولیاں سیٹیاں بجاتی ہوئی میرے دائیں بائیں سے گزر گئیں۔ گولی کا بوسہ ظالم تو ہوتا ہی ہے، اس کا آس پاس سے گزر جانا بھی کوئی کم آفت نہیں ہوتا۔ میں اوندھے منہ گر گیا۔ چند فٹ کرالنگ کرنے کے بعد پھر اٹھا اور جھک کر بھاگتا ہوا قبرستان کی 4 فٹ اونچی کچی دیوار تک جا پہنچا۔ اس دیوار کو میں نے جست لگا کر پار کیا۔ یہ جست بالکل ویسی ہی تھی جیسی تیراک پانی میں کودتے ہوئے لگاتا ہے۔ میں جھاڑیوں کے درمیان اگی ہوئی لمبی گھاس میں گرا۔ ایک قریباً 6.5 فٹ لمبا ہیڈ کانسٹیبل بڑے غضب سے مجھ پر جھپٹا۔ میرے جسم میں جیسے بجلی بھری گئی تھی۔ میں نے کانسٹیبل پر چھلانگ لگائی اور اسے اپنے ساتھ لیتا 20-25 فٹ نشیب میں لڑھک گیا۔ اور یہاں سرکنڈے تھے، سرکنڈے جو ہمیشہ سے چھپنے والوں کو پناہ فراہم کرتے ہیں۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا جاندار ہو، سرکنڈا اسے اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ یہ خودرو پودا بعض اوقات 15-16 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ہر وقت لہلہاتا رہتا ہے۔ اس کے اندر چھپنے اور بھاگنے والے کی حرکت کو نوٹ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ سرکنڈوں میں گرنے کے بعد میں نے ہیڈ کانسٹیبل کی شکل دیکھی تو ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ یہ وہی خبیث تھا جو چند روز پہلے میرا دھکا کھا کر کنویں میں گرا تھا۔ اس کے کنویں میں گرنے کے بعد میں اور تیمور فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کنویں میں گرنے کے بعد جو واویلا مچایا تھا وہ میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ میں نے اس کے تھوبڑے پر ایک زوردار مکہ رسید کرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم نے میرے ہاتھوں سے ہی مرنا ہے۔ وہ چلا کر رہ گیا۔ میں نے رائفل کی نال اس کی گردن سے لگا دی اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا قبرستان کی مخالف سمت میں بڑھا۔ مجھے امید تھی کہ اب مجھ پر اندھا دھند گولی نہیں چلائی جائے گی۔ قبرستان کی طرف سے شور مچاتی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اس طرف گیا ہے، نہیں ادھر ہے، سوچ کیا رہے ہو، گولی چلاؤ۔ نہیں نہیں، رحمت اللہ بھی ساتھ ہے، گھیر کر پکڑو۔ آخر میں گالیاں تھیں۔ رونق علی کی موت کے خیال نے میرے اندر انگارے بھر دیے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھ دوں، پولیس والوں پر سیدھی فائرنگ کروں، انہیں مارتا کاٹتا ہوا یہاں سے نکل جاؤں یا پھر ان سرکنڈوں کے اندر ہی ختم ہو جاؤں۔ میرے انداز نے رحمت اللہ کو ہپنوٹائز سا کر دیا تھا۔ وہ گن پوائنٹ پر بے چوں چنا میرے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ میرا ایک ہاتھ اس کی اونی جرسی کے گریبان میں تھا۔ یہ سرکنڈے بہت آگے تک چلے گئے تھے۔ شاید اگر میں چاہتا تو 2-3 فرلانگ تک ان سرکنڈوں کے اندر ہی چل سکتا تھا۔ ایک جگہ زمین بہت دلدلی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل پھسل کر پہلو کے بل گر گیا۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور رائفل کے وزنی دستے کی 2 طوفانی ضربیں اس کے سر اور گردن پر لگائیں۔ گردن پر لگنے والی ضرب زیادہ کارآمد ثابت ہوئی۔ ہیڈ کانسٹیبل رحمت اللہ قریباً بے سود ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اس کی جرسی اور قمیض اتاری اور خود پہن لی۔ پتلون اتارنے کا وقت نہیں تھا۔ موت کے ہرکارے تیزی سے میرے قریب آ رہے تھے۔ رحمت اللہ کی سرکاری ٹوپی سر پر رکھنے کے بعد میں ایک بار پھر آگے بڑھا۔ گہری دھند معاون ثابت ہو رہی تھی، لیکن یہی گہری دھند دشمن بھی ثابت ہوئی۔ کوئی جانور تیزی سے میری طرف بڑھا۔ میں اسے تب دیکھ سکا جب وہ مجھ سے صرف 8-10 قدم کی دوری پر تھا۔ شروع میں نے اسے کتا سمجھا، لیکن وہ جنگلی سور تھا، بلکہ سورنی تھی۔
جنگلی سورنی اپنے بچوں کے ہمراہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ تیر کی طرح میری طرف آئی۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔